मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूँ। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, पिछले 2 हफ़्ते हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और इस वजह से मैं ये शो आपके लिए पेश नहीं कर सका। लेकिन अब पूरी कोशिश करेंगे कि इस शो को लगातार हम प्रेजेंट करें हर वीक आपकी रहनुमाई के लिए। कोर्स की तरफ जाने से पहले आपको मैं थोड़ी सी अपडेट देता जाऊं। और इस वीक होम ऑफिस ने और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो माइग्रेंट्स यहाँ रह रहे हैं यूके में और जो इलीगल हैं, वो फिर भी वैक्सीन का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो अगर आपके पास स्टेटस नहीं है, फिर भी आपको वैक्सीन लगानी चाहिए। ये मत फिक्र करें कि जी अगर हम जाएंगे वैक्सीन लगाने हमें वहाँ उठा लेंगे। गवर्नमेंट ने साफ ये कहा है कि अगर आपको वैक्सीन की ज़रूरत है, हम आपको वो वैक्सीन देंगे, हम आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो इसलिए अपने आप को महफूज रखने के लिए प्लीज़ वो वैक्सीन ज़रूर लगाइएगा। चंद और बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जो लोग यहाँ आए हैं विज़िट वीज़े के ऊपर या कोई भी वीज़ा है उनका और वो वापस नहीं जा सके, अभी भी होम ऑफिस ने कंसेशन लगाई हुई है जो है 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आप अभी वापस नहीं जा सकते ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एक्सेप्शनल अश्योरेंस। इससे ये होता है कि होम ऑफिस आपको कोई एक्शन नहीं लेती कि अगर आप ओवरस्टे कर जाते हैं या आपको कोई इफेक्ट नहीं होता अगर आप वापस जाएंगे टू योर होम कंट्री और आपने ओवरस्टे किया था, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि अगर होम ऑफिस आपको एक्सेप्शनल इंश्योरेंस इशू कर देती है, फिर आपको की हिस्ट्री में कोई नेगेटिव इशू नहीं होता। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी जो स्पाउस वीज़ा इनकम, उसको होम ऑफिस ने एक्सटेंड कर दिया है कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से और आपकी इनकम ड्रॉप हो गई 18,600 से, आप कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने एक्सटेंड किया है फ्रॉम 1 मार्च 2020 टू लेकर 31 मई 2021 तक। इस पीरियड में अगर आपकी इनकम ड्रॉप हो गई थी बिलो 18,600, फिर आप एक्सेप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी इस वीक की अपडेट्स। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि मैंने 4 हफ्ते पहले जो है ना नेशनलिटी की एप्लीकेशन की थी, जी जी। तो उसमें कुछ गलतियां होगी मुझसे, टाइम थोड़ा कम था, तो मेरे फिंगरप्रिंट भी हो गए और मैंने दे दिए और 4 हफ्ते हुए, तो वो मैंने वापस लेनी है, तो उसका क्या तरीकाकार है और क्या मैं वापस लूँगा तो वो रिफंड कर देंगे या क्या होगा? अच्छा, आप कहते हैं कि टाइम पीरियड आपने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, इसका थोड़ा सा मुझे समझाएं कि क्या इशू है इसमें, आप क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं? क्योंकि वो मैंने 28 डे मैंने भी जो है ना वो इसमें इंक्लूड नहीं किए, तो बाद में मैंने एक सोलिसिटर को फ़ोन करके पूछा तो वो कहते हैं नहीं आपके 10 साल पूरे नहीं हुए, आपको आपके जो है 10 ना साल कब पूरे होंगे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। वो पूरे होने थे इस पिछले पिछले महीने में होने थे जब मैंने एप्लीकेशन की, उससे 28 दिन बाद पूरे होने थे। कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। मेरे ख्याल में आपको विड्रॉ नहीं करना चाहिए एप्लीकेशन, क्योंकि जब होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को कंसिडर करेगी, द टाइम ऑफ कंसिडरिंग द एप्लीकेशन, उस टाइम आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे और मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसलिए मेरे ख्याल में बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप वेट कर लें और इंशाल्लाह आपको वो इशू कर देंगे नेशनैलिटी। लेकिन बहरहाल अगर आप फिर भी पीस ऑफ माइंड के लिए विड्रॉ करना चाहते हैं एप्लीकेशन, आप नेशनैलिटी टीम को ईमेल कर सकते हैं। ऑनलाइन जाके वहाँ एक फॉर्म आता है, वहाँ आप भर दें और उनको बता दें कि जी ये मेरा रेफरेंस नंबर है जो आपको मिला होगा अपने
बायोमेट्रिक लेटर के साथ उसका हवाला दे के उनको आप लिख सकते हैं कि प्लीज़ मेरा फौरी तौर से मेरा एप्लीकेशन आप प्लीज़ विड्रॉ कर दें, और वो कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक आप रहने दें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब आपका थोड़ा जनाब प्रोग्राम बहुत है माशाल्लाह, लोग बहुत फायदा चुक रहे हैं तो थैंक यू। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मैं हबीब गिल बोल रहा न्यूपोर्ट तो और मैं थोड़े ना 3-4 दफा पहले भी गलबात की थी तो मेरी मिसिस दा और छोटे बेटे दा वीजा आ गया है, मुबारक हो। मेल कार्ड मिल गए ने और साढ़े हाले तक नहीं मिले। मैं अपने सोलिसिटर के थ्रू लेटर लिखवाता कल दा उन्होंने अच्छा, होम ऑफिस ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸਾਂ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। हाँ जी, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ 12ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਾਈਲਮ ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਜੇਆਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਜੇਆਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ केस वापस ले लो, असा फैसला चेंज करना है। ठीक है, असा वापस ले लिया सी केस, लेकिन फिर असा जेआर नहीं गया से। ठीक है, इनके बारे थोड़ी जी रहनमाई करो। ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਥਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਗਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਓਵਰਸਟੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸਾਈਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਈਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਈਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ILR ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 4 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ILR ਵਾਸਤੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ अगले कॉल तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा सवाल है कि हम यूरोप से 2016 में आए थे। ठीक है। और मेरी वाइफ जो थी वो यूरोपियन थी और मैं दूसरा इंडिपेंडेंट था साथ ना। ठीक है। तो बाद में अब मुझे भी वो अपना यूरोपियन पासपोर्ट मिल गया। ठीक है, ठीक हो गया। तो हाँ जी, अब हमने इधर आके तो वो जो स्टेटस था वो ऑनलाइन वो हमने कर लिया हुआ है 2 साल से। ठीक है जी, ठीक हो गया। हाँ जी, तो अब हमें वो करना है, वो जो परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है वो अप्लाई करना है। तो वो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? और मेरी वाइफ जो थ्रू आउट 5 सालों में उसने 24 आवर काम किया है, मतलब 24 आवर शो किए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो इसके लिए हमारे पास हमारे मसलन 3 बच्चे हैं। एक की उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है और दूसरे की कम है। ठीक है। एक छोटा अच्छा, बच्चा मेरा है, एक सवाल है 3 साल आपसे का। कि आप एंटर कब हुए थे वाइफ के साथ? 2016 में? 16 मार्च में। जी जी। और उस टाइम से आप लगातार यहाँ यूके में रह रहे हैं, करेक्ट? यूके में रह रहे हैं, बिल्कुल। तो ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया। मैंने कभी काम नहीं किया ना। मेरी ठीक है, वाइफ मैं ही समझ ने गया। काम बहुत किया हुआ है, शुक्रिया ठीक है? आपके कॉल का। देखिए, पहली बात तो है जब एज ए यूरोपियन नेशनल या एज ए फैमिली मेम्बर ऑफ यूरोपियन नेशनल आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम, आपने साबित करना होता है कि आप यूके में 5 साल से लगातार रह रहे हैं। सो दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। वो तो आपने मेरे ख्याल में पूरी कर दी है क्योंकि आपने मुझे बताया कि 2016 में आप एंटर हुए थे अपनी वाइफ के साथ। सो दैट्स नंबर 1। अब नंबर 2, आपने मुझे बताया कि आपकी वाइफ काम नहीं कर रही थी या वो खाली पार्ट टाइम कर रही थी। जब आप EU सेटलमेंट स्कीम पर अप्लाई करते हैं उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप या आपकी वाइफ लगातार काम कर रहे हो। सो उसने वो जो पहले होती थी अंडर द 2016 रेगुलेशंस उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। सो अगर आपकी वाइफ काम नहीं भी कर रही थी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए और आपकी वाइफ की एप्लीकेशन में। आपने साबित करना है कि 5 साल लगातार आप यूके रह रहे थे। सो द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट। सो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं, पे स्लिप्स हैं, बिल्स हैं,
वो आप लगा सकते हैं एप्लीकेशन के साथ साबित करने के लिए 5 साल से लगातार आप यहाँ यूके में रह रहे हैं। जहाँ तक आपके बच्चे हैं, अगर आपको और आपकी वाइफ को ILR ग्रांट किया जाता है, उनको भी इन द सेम लाइन होम ऑफिस ग्रांट कर देगी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, एक सवाल पूछना था आपसे। जी जी पूछे। तो अगर आप बता दें प्लीज, स्पाउस वीजा की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी जी कि अर्निंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो अगर हम 6 महीने की शो करते हैं, ठीक है, और वो ऑफिस को हम भेजते हैं ILR के लिए, ठीक और है। उसके बाद सपोज वो जॉब 1 महीने 2 महीने मेंटेन नहीं रहती है, जी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ILR की जॉब शुड बी मेंटेन या एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन अर्निंग है? दूसरा क्वेश्चन है, अगर मानना का ना, जो CIS स्कीम है, ठीक है, जी जी उसको हम एज ए सैलराइज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्कीम, करेक्ट CIS स्कीम, उसको हम एज ए सैलराइज शो कर सकते हैं? क्योंकि मैंने होम ऑफिस की वेबसाइट पे देखा था, उसने कहा कि CIS असल में होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, करेक्ट, लेकिन उसको हम मतलब है कि बताया था कि होम ऑफिस की वो रूल मेरे के पेज 31 में, अपेंडिक्स FM में, you can use that as a salaried unless until you got pay slip and bank statement, करेक्ट। और दूसरा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये होता है कि आप 6-7 महीने की जॉब, सॉरी, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है, सॉरी योर एम्प्लॉयर हैज ही रजिस्टर्ड फॉर द स्कीम? सॉरी, जो आपको जो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, हैज ही रजिस्टर्ड फॉर द स्कीम? yes he registered for the scheme but it's through agency, ठीक हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो एजेंसी होती है, जी बिल्कुल मुझे पता है, यस 20% तक, ठीक है। लेकिन जॉब मेंटेन ILR के लिए जॉब मेंटेन मस्ट है या नहीं? क्योंकि उसमें तो लिखा है एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ILR के लिए अप्लाई कर तो जॉब मेंटेन रखना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तो जॉब अभी आपकी ILR कब ड्यू है? तो अभी नेक्स्ट महीने ना, तो नेक्स्ट महीने उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी के साथ, लेकिन मुझे कोई और ऑफर दूसरी जगह मिल रही, दूसरी कंस्ट्रक्शन में पता नहीं चलता ना, आपको कभी किस टाइम भी कर सकते हैं कि जॉब की छूट गई ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। क्योंकि डेटा मैं पूछता हूँ कि अर्निंग ILR के डेटा एप्लीकेशन है या वी हैव टू मेंटेन है, और CIS स्कीम अगर एक्सटेंड भी करोगी। थैंक मेहरबानी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखें, अमूमन ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उस टाइम आपको इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी चाहिए, और उसके दौरान भी आपको फुलफ़िल करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर आपसे वो कोई फर्दर इंफॉर्मेशन मांगते हैं और उस टाइम आपकी जॉब लूज़ हो जाती है, हो सकता है केस वर्कर द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, जब वो आपका केस डिसाइड कर रहा है 3-4 मंथ्स सबमिशन के बाद, वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करते हैं। सो यूजुअली आपको थ्रू आउट द पीरियड, जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपके पास वो जॉब होनी चाहिए। दैट इज़ अ जनरल रूल। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, होम ऑफिस उस टाइम चेक करती है कि आप इनकम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे थे या नहीं। अब जैसे आपने मुझे बताया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट मंथ, इसमें अगर आपकी जॉब लूज़ भी हो जाती है और उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन पेंडिंग और होम ऑफिस आपसे रिक्वेस्ट करती है फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एम्प्लॉयमेंट, है वो अनलाइकली, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट करती है, आप ये भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से आई हैव लॉस्ट माई जॉब और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे केस में कंपैशन इस्तेमाल करें और मुझे एक एग्जेम्पशन दे दें। और ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसे अभी होम ऑफिस ने अपनी गाइडेंस में लिखा हुआ है कि इफ़ अ पर्सन इज़ मीटिंग द इनकम रिक्वायरमेंट एंड ही लूजेस हिज जॉब सब्सिक्वेंटली बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, हम उसके केस में डिस्क्रेशन ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज़ एन ऑप्शन फॉर यू एज वेल। अब जहाँ तक आपकी वो तीसरा सवाल था CIS स्कीम, कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने रजिस्टर किया हुआ है और आपने मुझे बताया कि ही इज़ रजिस्टर्ड, फिर आप ज़रूर वो पे स्लिप्स लगा सकते हैं 6 मंथ्स की, एंड दैट शुड बी सफिशेंट। बट द मेन थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज़ कि आपका एम्प्लॉयर ही इज़ रजिस्टर्ड। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। नाउ नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और उन बहन भाइयों को जो अभी कोशिश कर रहे हैं मुझसे बात करने के लिए और उनकी वारी नहीं आ रही, आप फिक्र मत करें। अगर आप जाएं YouTube के ऊपर और वहाँ टाइप करें कामरान एजाज़, आज रात को हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे, और अगर आप मुझे वहाँ कमेंट्स में कोई भी सवाल पूछते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दो। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। जी पहला तो पूछिए। मेरे हस्बैंड के बारे में है, उनके पास इंडेफिनिट लीव है। सॉरी, तो मुझे सुना नहीं गया, दोबारा दोहराइएगा प्लीज। करना चाह रहे हैं, तो मुझे आप प्लीज काइंडली गाइड कर दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए हमें और हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं खुद स्पाउस वीजा पे हूं, मुझे अभी रिसेंटली सेकंड एक्सटेंशन मिली है। क्या मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगी ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए या मुझे भी पहले इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? और अगर अप्लाई करना पड़ेगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे इसके लिए? ठीक है सिस्टर, जो आपका पहला सवाल था मुझसे सुना नहीं गया, उसको प्लीज़ दोबारा दोहराइएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है उनके पास इंडेफिनिट लीव है, तो उनको पहले डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी मेडिकल ग्राउंड्स पे, 6 ईयर उन्होंने पूरे किए तो उनको इंडेफिनिट लीव मिली थी। ठीक है। तो अब वो जो है वो अप्लाई कर रही है नेशनलाइजेशन के लिए। तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ऑनलाइन करेंगे और कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 6 ईयर बेस की मिली थी या 10 ईयर रूट के ऊपर? नहीं, 6 इयर्स बेस थी उनकी, मेडिकल ग्राउंड से उनकी, तो उनको मिली थी, लेकिन वो 10 साल गुजार चुके हैं विद वीज़ा। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपके हस्बैंड को ILR ग्रांट हो गया हुआ है और अब वो अप्लाई करना चाहते हैं फॉर नेशनलिटी, अगर वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या पेपर पर, आपके पास चॉइस है, आप दोनों रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई लोग प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करें क्योंकि उनके लिए आसानी होती है, कोई लोग पसंद करते हैं कि पेपर के थ्रू वो अप्लाई करें। पर्सनली मैं तो पेपर फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे लिए वो जल्दी होता है, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपको 2.5 साल का वीज़ा मिला हुआ है, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी, या अगर आपको एक सेकंड एक्सटेंशन अप्लाई करनी होगी या नहीं, या अगर आपको ILR के लिए अप्लाई करना होगा पहले और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। जी हाँ, आपको पहले ILR के लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकती है नेशनलिटी के लिए। आप डायरेक्टली नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती जब तक आपको ILR नहीं मिलता। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। मैंने हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, जी फरमाइए। मैंने ई फैमिली मेंबर की एप्लीकेशन दी थी, वो रिफ्यूज हो गई थी। वो लिखा था कि आपने इनफ प्रूफ नहीं दिए। ठीक है, तो दोबारा एप्लीकेशन या अपील कर लो। जी तो नई एप्लीकेशन देने के लिए हमने कुछ बिल वगैरह मंगाने थे, वो टाइम लग रहा था, तो पहले अपील एडमिट कर दी। 28 डेज टाइम सिक्योर करने के लिए वो मैंने बोला था 28 डेज के अंदर अंदर करें। तो बाद में हमने एप्लीकेशन नई दे दी है सेटलमेंट स्टेटस के तहत, तो उनको दे दिए प्रूफ। वो जो अपील की हुई थी वो हमने विथड्रॉ नहीं की अभी तक। ठीक है। और ना ही नई एप्लीकेशन का कोई डिसीजन आया है। 4 मंथ हो गए हैं। 8 अक्टूबर को एप्लीकेशन दी थी और 29 अक्टूबर को फिंगरप्रिंट हुए थे अभी तक। तो हमें, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो सेम टाइम दोनों वो अपील भी की हुई है और सेटलमेंट नई एप्लीकेशन भी दे दी है, तो हमें अपील विथड्रॉ कर लेनी चाहिए या उसका कोई हर्ज नहीं? ठीक है। ये इन कंट्री एप्लीकेशन है या आउट कंट्री एप्लीकेशन? हाँ, इन कंट्री एप्लीकेशन। इन कंट्री। तो जबकि होम ऑफिस ने, वो कोर्ट वालों ने अब मांगा है कि हमें बंडल जो फाइल है वो आप हमें दो, तो हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे। और उसमें ऑब्जेक्शन क्या थी कि आपने हमें प्रूफ नहीं दिया कि आप इकट्ठे रह रहे हैं? हाँ, इनाफ आपने प्रूफ नहीं दिए हमें।
फैमिली मेंबर के डिपेंड होने के। और जो आपने फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट की थी वो आपने कब सबमिट की है? 8 डेट? अक्टूबर को, तो 29 अक्टूबर को फिंगरप्रिंट हुए थे। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अब मेरे ख्याल में और बेस्ट चीज़ ये होगी अगर आप अपील को विड्रॉ कर लें और वेट करें आपके फ्रेश एप्लीकेशन की डिसीजन का, वो आपके लिए बेहतर होगा। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फ़र्ज़ करें जाते हैं अपील के ऊपर और वहाँ जज कोई ऑब्जेक्शन डाल देता है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, फिर जो आपका जो पेंडिंग एप्लीकेशन है उस पर होम ऑफिस वही ऑब्जेक्शन लगा देगी, क्योंकि वो कहेंगे कि जज ने फ़लाँ तारीख को ये कहा था कि आपकी रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल जेन्युइन नहीं है और इस वजह से हम आपके इस एप्लीकेशन को भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपील को अभी विड्रॉ कर देते हैं और आपने नई एप्लीकेशन में नई एविडेंस साथ सबमिट की हुई है, हो सकता है कि उस एविडेंस की बेस के ऊपर होम ऑफिस आपको बगैर अपील से आपको वो वीज़ा इशू कर दे। और अगर वो रिफ्यूज़ कर देती है, फिर आपके पास वो ऑप्शन है कि आप फिर दोबारा अपील कर सकते हैं और इस टाइम आप फिर जज को अपनी पेशी दे सकते हैं कि देखें जी, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। सो अगेन आपके पास ये चॉइस है कि अगर आप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लें, अपील को विड्रॉ कर लें और अपने एप्लीकेशन को परस्यू कर लें। लेकिन बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप अपने कोई करीबी सॉलिसिटर को मिल लें और उससे तफसील में एडवाइस ले लें कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी, वो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਲ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਮੇਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾ ਸੀਗਾ 400 ਪਾਉਂਡ। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ ਸਨ ਔਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ILR ਮਿਲਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ और बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि ये जो नया पॉइंट पे सिस्टम शुरू किया गवर्नमेंट ने, जी जी, तो इसके लिए कौन कौन सी जॉब की, मतलब मेरा अपना एक बिजनेस है यहाँ पर मतलब इंग्लैंड में, तो अगर मैं किसी को स्पॉन्सर करना चाहूँ तो मतलब हर बिजनेस हर जॉब नहीं कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर जॉब्स हैं जिसका पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। होम ऑफिस ने एक लिस्ट बनाई हुई है, अगर आप जाएँ ऑनलाइन और वहाँ टाइप करें स्किल्ड वर्कर्स होम ऑफिस, वहाँ आपको वो लिस्ट आ जाएगी और वहाँ उन्होंने बेशुमार जॉब्स उन्होंने लिखी हुई हैं जो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल शेफ़ को आप बुला सकते हैं यहाँ यूके में, आप नर्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स, लेकिन और भी अब रोल्स हैं जो पहले नहीं थे और इस वजह से काफ़ी आसानी है अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। बेस्ट चीज़ क्या होगी, अगर आप ऑनलाइन जाएँ वहाँ आप लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स पर आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपको मेक श्योर करना होता है कि वो आपका कोई रिलेटिव नहीं है। इसमें होम ऑफिस चेक्स करती हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट चीज़, अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना भी चाहते हैं, आपको एक स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और उसके लिए आपको साबित करना होगा कि आपके जो टैक्स रिकॉर्ड्स हैं वो आपने HMRC में सबमिट किए हुए हैं, यू आर VAT रजिस्टर्ड। अगर आप पे ऊपर VAT रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उसके आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपके पास प्रेमिसेस की लीज होनी चाहिए और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं फॉर योर स्पॉन्सर लाइसेंस। जैसे ही आपको वो मिल जाए उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं टू स्पॉन्सर वर्कर्स फ्रॉम ओवरसीज़। सो मेन चीज़ ये होगी पहले कि आप अपना स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर लें और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर बिज़नेस आप देख सकते हैं कि आप कौन सा रोल क्रिएट करना चाहते हैं अपने बिज़नेस में जो है होम ऑफिस की लिस्ट के ऊपर,
उसके मुताबिक आप फिर किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी पूछो। दो हैं कि पाकिस्तान मेरी बीवी है तो टेस्ट नहीं पास हो रही थे, वो टेस्ट ना अगर पास 2 सवाल मेरे थे, अगर टेस्ट ना पास हो गए तो आ सकनी है या नहीं आ सकनी। एक दूआ मेरा सवाल है कि मैं ब्रिटिश होल्डर हाँ, अगर मेरा बच्चा वा उठा उसने ब्रिटिश पासपोर्ट बनवाना तो बन सकना है? सवाल का जवाब दे दे। बच्चा कदों पैदा होया सी? बच्चा तकरीबन इस तीसरे महीने 2 साल हो गया सी। उस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ नहीं? ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਇਆ ਸੀ, उसकी पहले भी आया जी। ठीक हो गया, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਦਾ। मैं किथों बोल रहा सॉरी? जी 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 ਕਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚੋਂ? लंडन ਵਿੱਚ। लंदन ਵਿੱਚ। अच्छा चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। देखो जिथे तक ਤੁਹਾਡਾ पहला सवाल है कि ਤੁਹਾਡੀ वाइफ इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर सकती, अगर वो अपलाई कर सकती है उन्होंने कोई एग्जामिशन दे सकते हैं या नहीं। देखो अगर ਤੁਹਾਡੀ वाइफ को कोई मैंटल प्रॉब्लम है या लर्निंग डिफिकल्टी है और उस वजह तो वो इंग्लिश टेस्ट नहीं पास कर सकती और तुसी एक सरकारी डॉक्टर को पाकिस्तान तो एक रिपोर्ट लै सकते हो जो साबित करती है कि यह नहीं पास कर सकती क्योंकि उहदे कोल कोई मैंटल कंडीशन है या लर्निंग डिफिकल्टी है, फिर होम ऑफिस उन्होंने एग्जैम्प्ट कर देगी। हुण फर्ज करो अगर तुसी एग्जैम्पशन नहीं भी लै सकते, रिपोर्ट नहीं बना सकते कोई डॉक्टर कोलों, अगर फिर भी तुसी अपलाई कर दो वो तुहाडी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे। लेकिन इत्थे तुसी आर्ग्यू कर सकोगे अपील ते कि तुहाडा एक बच्चा भी है और जब तक माँ एंटर नहीं होती यूके तो बच्चा नहीं आ सकता, इत्थे रह सकता तुहाडे नाल, और इस बेस ते तुहाडी वाइफ नूं वीज़ा दिता जाए और हो सकता है कि जज तरस करके तुहाडी वाइफ नूं वीज़ा इशू कर दे अंडर द 10 ईयर रूट एक्सैप्शनल सर्कमस्टांसिस। इस वास्ते अगर तुहाडी वाइफ को कोई लर्निंग डिफिकल्टी है तुसी पहले कोशिश करो एक रिपोर्ट बनवाने नूं, अगर नहीं बन सकती फिर तुहानूं एक एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए है और अपील ते जाके मैनूं पूरी उम्मीद है कि वो तुहाडी वाइफ नूं ग्रांट कर देंगे। उम्मीद है तुहानूं तुहाडे सवाल दा जवाब मिल गया होगा। और बढ़ते हैं साडे अगले कॉल तरफ। हेलो चलो अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। सर जी आपसे अभी बात हो गई CIS बारे में, एक क्वेश्चन में भूल गया। जो दिसंबर में होता है ना, हमारा साइट 20 से क्लोज हो जाता है और 3 जनवरी को ओपन हो जाता है ना, तो उसमें 2 वीक्स ऑफ है, ठीक है। लेकिन सारा कंस्ट्रक्शन का साइड, लेकिन होम ऑफिस के वेबसाइट में बताते हैं कि द जॉब शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द पीरियड। या ये जो 2 वीक्स है वॉलेट इज हाफ है, तो ये मेरे उसमें तो नहीं आएगा ना, क्यों? तो कम्प्लीटली शट डाउन है ना, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है वो बंद होती है इसी दरमियान। लेकिन होम ऑफिस की वो कहते हैं कि ना द जॉब शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द पीरियड। बाकी जॉब तो मेरा मेंटेन है, लेकिन दिसंबर में ना वो 2 वीक्स के लिए बंद है, तो इसमें मेरा जॉब वो थ्रू आउट कंसिडर होगा ही नहीं? हमेशा बंद होती है या वैसे इस साल उन्होंने बंद की थी? नहीं, ये नॉर्मल प्रैक्टिस या ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो 23rd 22nd, लेकिन कोरोना की वजह से और मोस्टली प्रैक्टिस जो यूके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है वो सारी बंद होती है। तो उसमें मेरा जॉब वो में कहते हैं कि 6 मंथ जो पे स्लिप रहे CIS का ना वो शुड बी मेंटेन। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो CIS का वो जो जॉब होती है ना, ये हमारी अनसैलराइज्ड है, तो हम इसको कैटेगरी A में शामिल कर सकते हैं कि नहीं? रबानी जी ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि 2 वीक्स के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज बंद होती हैं एज नॉर्मल प्रैक्टिस, इससे आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि फिर भी आप एम्प्लॉयड थे फॉर दैट कंपनी। चाहे वो कंपनी ने 2 वीक्स के लिए आपको छुट्टी दे दी, उससे आपको कोई असर नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड यू मीट द इनकम रिक्वायरमेंट, आपको वो पेनलाइज नहीं करेंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आप कैटेगरी A में अप्लाई करेंगे कैटेगरी B में, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर सैलरी, आपको किस बेस पर वो आपको पेमेंट कर रहे हैं ए विजिट। अगर वेरी हो रही है एवरी मंथ, फिर आप कैटेगरी A में आएंगे और आपने फिर अपने 12 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी साथ। टू बी ऑन द सेफ साइड मैं आपको तो यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप अपनी 12 मंथ्स की लगा दें, दैट वुड बी बेस्ट। यू रादर बी सेफ देन सॉरी। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। जाने से पहले आपको मैं अगेन अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना भी चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं।
मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 075 01 01 01 01। नाजरीन, वेलकम बैक। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी कमरान साहब, मैं दोबारा आ गया हूँ। मैंने वो पहला कॉलर था जब मैंने पूछा था कि वो एप्लीकेशन विड्रॉ करानी है, तो सर वो जब फॉर्म खोलते हैं तो उधर आता है कि केस आईडी और होम ऑफिस का रेफरेंस नंबर। वो भी ये भी कह रहे हैं कि जब आपने अप्लाई किया था तो हमने आपको रेफरेंस नंबर, तो मेरे पास तो सिर्फ वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन थी उस पर तो सर सिर्फ एप्लीकेशन पेमेंट है और वो यूनिक नंबर है, तो मुझे कौन सा नंबर वहाँ डालना है? एक सवाल ये है। और दूसरा सर सवाल ये है कि क्योंकि मैंने जब एप्लीकेशन की तो उससे पहले मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन थे और मैं प्रिजन में था, तो वो मैं उधर बीच में वो जो है ना, मैं उनको बताना भूल गया। मुझे नहीं पता था कि उधर लिखा हुआ था, नहीं लिखा था कि वो कह रहे थे कि अगर आप ट्रायल पर हैं या वेट कर रहे हैं तो उसका प्लान करें। तो प्लीज़ विड्रा वाला भी मुझे बता दें अगर आपको, मुझे समझ नहीं आ रही। थैंक यू आपका। और वो भी बता दें कि जो मैं टाइम प्रिजन में रहा हूँ वो एक सोलिसिटर साहब कह रहे थे कि वो आपका लीगल पीरियड काउंट नहीं होगा। थैंक यू। आपको सजा क्या मिली थी? सर मेरे ऊपर ना एलिगेशन था कि मैंने एक अपने ही बंदा था, उसको मैंने जो है ना नाइफ से उसको मारा है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, कोई मैं नॉट गिल्टी बाहर आया हूँ। आपकी सजा क्या थी? सजा नहीं थी सर, मुझे चार्ज किया गया था, सिर्फ मुझे पुलिस कस्टडी में रखा गया था। तो वो मैं फिर बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो मेरा कोई उनको नहीं प्रूफ एविडेंस कोई नहीं आया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, गिल्टी हो गया। और फिर जी उन्होंने मुझे, उन्होंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया? जी नहीं, कुछ भी नहीं। So the charges were dropped, वो false थे आपके खिलाफ, करेक्ट? जी जी ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगेन, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आप एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, अगर आपके पास केस आईडी नहीं है, आप उनको एप्लीकेशन नंबर दे दें। अगर एप्लीकेशन नंबर इज़ टू लॉन्ग और वो एक्सेप्ट नहीं करता फॉर्म में, फिर बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप नेशनलिटी टीम को ईमेल कर दें। अगर आप ऑनलाइन जाएं और वहाँ आप टाइप कर दें गूगल में नेशनलिटी टीम कॉन्टैक्ट, वहाँ आपको ईमेल नज़र आ जाएगा। आई थिंक इट्स nationality.inquiries@homeoffice.gsi.uk, इस तरह का कोई ईमेल है, उनको आप ईमेल कर दें कि प्लीज़ आप मेरी एप्लीकेशन को फौरी तौर से विड्रॉ कर दें, वो विड्रॉ कर देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, अगर आपको उन्होंने अरेस्ट किया था लेकिन उसके बाद उन्होंने चार्जेस ड्रॉप कर दिए हैं, फिर तो कोई जुर्म आपने कमिट किया ही नहीं जो आप डिक्लेयर करें। सो मेरे ख्याल में अगर आपने डिक्लेयर नहीं भी किया, देयर शुडंट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर उन्होंने आपको चार्ज किया था, आपको कोई सज़ा दी थी, फॉर एग्जांपल अ कॉशन, अ वार्निंग या अ रेप्रिमांड, फिर आपको डिक्लेयर करना चाहिए। आपके पास वो रिकॉर्ड होगा पुलिस से जहाँ लिखा होगा कि उन्होंने आपके ख़िलाफ़ कौन सा एक्शन लिया है, उसके मुताबिक आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, योर लाइव ऑन है। हेलो हेलो, योर लाइव ऑन है जी, फरमाइए। हेलो हेलो, या हेलो। हाँ जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी, फरमाइए। एक्चुअली माय सन इज अ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, राइट। ही सेटल्ड इन इंडिया। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, यस, कैरी ऑन। हेलो हेलो, या I'm listening, please carry on. Yeah, my son is a British passport holder. He is settled in India. Actually, he applied for renewal of the passport and passport for British passport for their children who are below 2 years. So we haven't heard for more than 6 to 8 weeks.
Where did he apply from? From in the UK or outside? From India we have applied. Okay. And how long has it been? So pardon? How long has it been? It's around 8 weeks. 8 weeks. Okay. Right. Thank you very much. Does any problem will arise? No. Okay, I understand. Thank you very much for your call. No, provided that they meet the requirements, I don't see there being any problem for a renewal application. It could be that because of COVID there are delays. I would expect the passports to be issued to the children. It may be that it may take another 4 to 6 weeks, so I would just advise you to wait, and very soon they'll issue your grandchildren's passports. Thank you very much for your call. नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. Hello. हेलो हेलो, you're live on air. हेलो. हाँ जी, आप लाइव होने रहे हैं जी, फरमाइए. हाँ जी सर, मैंने ना पूछना था, मेरी ना बेटी अप्रैल में 7 ईयर की होनी है. जी जी. तो हम 7 ईयर का पहले अभी लगा सकते हैं या 7 के बाद ही लगाएं, अप्रैल के बाद ही लगाएं? ठीक है, और कोई सवाल आपका? और ये पूछना था कि जैसे कई कह रहे हैं ना कि अभी कोई फीस नहीं लग रही है, तो अगर फीस नहीं लग रही है इसलिए हम 7 से पहले लगा देते हैं, कुछ है ऐसा? ठीक है. और हमारा भी बच्चे के साथ ही लगेगा या बाद में लगेगा? ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके. ठीक है, मैं समझ गया. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. जहाँ तक आपका पहला सवाल है, मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप वेट कर लें अप्रैल तक और फिर ही अप्लाई करें. अगर आपने 6 साल और तकरीबन 9 महीने वेट किया है, अगर आप 2-3 महीने और वेट कर लेते हैं, इसमें आपकी बेहतरी क्या फ़ायदा ही है, आप वेट कर लें. जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आप फीवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, अगेन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप 2-3 वीक्स पहले अप्लाई करिएगा बच्चे को 7 साल होने में. सो 2-3 वीक्स बिफोर द चाइल्ड्स बर्थ आप अप्लाई कर सकते हैं फीवर के लिए, क्योंकि तकरीबन होम ऑफिस 2-3 वीक्स लेती है उसको डिसाइड करने में, और उसके बाद आपको वो 10 डेज़ देती हैं कि आप उस कोड को इस्तेमाल कर लें. सो अगेन अगर बच्चा 7 साल का हो रहा है अप्रैल में, आप मार्च के एंड में अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ फी वेवर. और जहाँ तक आपका तीसरा सवाल है कि अगर आपको बच्चे के लिए अप्लाई करना चाहिए और बाद में आप अप्लाई करें, आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी? मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन होगी अगर आप एज अ फैमिली अप्लाई कर लें, दैट वुड बी बेस्ट, क्योंकि आजकल होम ऑफिस ये 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशन ग्रांट कर रही है. सो आई थिंक एज अ फैमिली आप अप्लाई कर लें, आपके लिए बेहतर होगा. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब. वालेकुम सलाम. जी सर, बड़ी देर दा मैं होल्ड कर रहा था. एनीवे कामरान साहब, सवाल एक जी ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਚਲੋ ਜੀ, ਆਮ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ. ਸਰ, around about 60 years old person living alone. जी जी. I'm cutting the question like, that is short and you will understand inshallah. ठीक है. Living alone, not any income except the PAP or disability living allowance. Right. Rented home, not any other income. बाकी तो सारी सिचुएशन समझ गए होगे कि अगर if that person wants to bring his wife from Pakistan, क्या मैं पंजाबी जी फिर दा जी क्वेश्चन सर, अगर वो पाकिस्तान से शादी करना चाहता होवे, हाँ जी, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਾਂ. ਇਨਕਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੇਅਰਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੂਮਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੈਂਟਡ ਘਰ ਹੋਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? PIP ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? हाई रेट मिल रहा है या लो रेट मिल रहा है? हाई रेट. ठीक है, बिल्कुल वो बुला सकता है अपनी वाइफ ਨੂੰ, अगर वो शादी कर लवे वो बुला सकता है, और मैं सर्टन हाँ कि ਉਹਨੂੰ वाइफ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਤੇ ਇਨਕਮ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਲਾਵੈਂਸ, PIP, ਕੇਅਰਰਸ ਅਲਾਵੈਂਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ 18,600 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
बचना चाहिए तकरीबन 134 पाउंड जितना एक मियाँ बीवी ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਪਰ ਵੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? लगता है लाइन ड्रॉप होगी। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੀਕ ਤਕਰੀਬਨ 134 ਪਾਉਂਡਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਐਡੁਕੇਟਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं साढ़े अगले कॉल तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी मुफीद मतलब मशवरे मिल रही है, सजेशन मिल रहे हैं। वो सवाल अभी मैंने कॉल किया था वो 2 वीक्स ऑफ का ना, वो कंस्ट्रक्शन का ना, जी जी, जो असल में होता है वो डेली वेजेस होता है, मतलब है कि ना, लेकिन मुझे पे स्लिप जो मिलता है ना वो वीकली मिलता है। तो भला वो अगर 2 वीक में वाला वो खाली हो तो जॉब मतलब है वो तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बनती तो फिर भी कोई उसमें दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल में इशू नहीं होगा। और दूसरा यही था कि जो मेरी 6 मंथ की पे स्लिप पूरी होंगी क्योंकि अभी मेरा मार्च में 6 महीने की पे स्लिप होगी। ठीक है, क्या मैं एम्प्लॉयर से वो लिख दूं कि 2 वीक से कंस्ट्रक्शन बंद थी या उसे नहीं? आई डोंट थिंक आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ लें वो किस्म की हॉलिडे थी। अगर वो 6 मंथ पीरियड में अगर हम टोटल करते हैं और आप इनकम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर उसमें ना वो पैसे मतलब वो नहीं देते ना डेली वेज, तो 2 वीक्स उसमें वीकली पे स्लिप मेरे साथ होते लेकिन वो 2 वीक की पे स्लिप मेरे साथ नहीं है। ठीक है लेकिन 2 वीक्स की नहीं है, लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट तो टर्मिनेट नहीं हुई थी ना? नहीं टर्मिनेट नहीं हुई थी ना, आप स्टिल भी एम्प्लॉयड थे उनके लिए। 2 वीक्स के बाद तो आपको पेमेंट मिली है ना, करेक्ट? और यस, और वो 2 वीक्स में उन्होंने नहीं किया तो उसने मुझे अभी लेटर दिया कि इज वर्किंग विद मी सिंस उन्होंने सितंबर लिखा है ना। हां, सो वो क्या करेंगे वो 6 मंथ्स में वो टोटल करेंगे कि लुक डज ही मीट द इनकम रिक्वायरमेंट और नॉट। अच्छा वो 2 वीक्स में आपने काम नहीं किया, ठीक है, उस 2 वीक्स में आपने काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी टोटल करके इन द 24 वीक्स 22 वीक्स आपने काम किया है, डज ही मीट द इनकम रिक्वायरमेंट और नॉट? अच्छा सर वो जो CIS स्कीम वो आपसे पूछा दोबारा अब, क्योंकि उसको हम एज ए सैलराइज वो तो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन होम ऑफिस कहता है कि वी कैन कंसीडर दैट एज ए सैलराइज। हां, गाइडेंस में लिखा हुआ है, करेक्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है जी, आप कहाँ, वेयर आर यू बेस्ड? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपको। मैंने कहना था कि अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं माय ऑफिस फॉर अ फ्री कंसल्टेशन, आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव यू दिस एडवाइस। मुझे लगता है आप काफ़ी परेशान हैं और आपने 2-3 दफ़ा भी आज फ़ोन कर लिया है। यू आर मोर देन वेलकम टू कम टू माय ऑफिस फॉर फ्री कंसल्टेशन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके एप्लीकेशन के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सो यू आर मोर देन वेलकम टू कम। नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना था। मैंने लाइफ इन द यूके पास कर लिया और इंग्लिश टेस्ट भी। उसके अलावा मुझे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे, बस मेरा यही क्वेश्चन था। आपकी वाइफ ब्रिटिश है या आप सिंगल हैं, आपका क्या स्टेटस है? नहीं, मुझे डिस्क्रिशनरी लीव पे मिला है आफ्टर 6 इयर्स। ठीक है, एंड जो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है आपकी, पिछले 10 साल आपके पास वीज़ा था या नहीं? हाँ जी, मेरे पास वीज़ा था 10 साल। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जैसे आपने मुझे बताया आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट पास कर लिया है एंड B1 टेस्ट, उसके साथ साथ आपने रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, वो है कि पिछले 5 साल आप यूके में रह रहे थे। सो 5 years प्रूफ फ्रॉम द डेट ऑफ योर एप्लीकेशन कि आप यूके में रह रहे थे। उसके साथ साथ आपने मेक श्योर करना है कि जो आपने 450 डेज यूके के बाहर नहीं गुजारे, दैट्स अनदर रिक्वायरमेंट। लेकिन जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने एप्लीकेशन के साथ वो हैं कि पिछले 5 साल के कि आप लगातार यहाँ यूके में रह रहे हैं। सो यू कैन बी योर बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप्स, P60s, अगर ये आप साथ लगा दें अलॉन्ग विद योर इंग्लिश टेस्ट एंड लाइफ इन द यूके टेस्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो नेशनलिटी ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मैं अपनी बेटी के लिए क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। मेरी बेटी को यहाँ पे 13-14 साल हो गए हैं रहते हुए। ओके, ठीक है। और उसमें ये है कि उसके पास इस वक्त 10 ईयर रूट पे वीज़ा है,
तो क्या उसकी मैं नेचुरलाइजेशन के लिए कोई अप्लाई कर सकता हूँ? बच्चे की एज कितनी है? उसकी एज इस वक्त 13 साल है और उसको 11 साल के करीब हो गया यूके में रहते हुए। ठीक है। और अभी उसने जो वीज़ा उसको मिला हुआ है डिस्कशन लीव पर, ये कितनी एक्सटेंशन उसको मिली हुई हैं? ये दूसरी है, तीसरी पर है? ये दूसरी एक्सटेंशन। ठीक है। और आप अभी क्यों अप्लाई करना चाहते हैं नेशनलिटी के लिए? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी का सोच रहे हैं या क्या वजह है अभी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, यहाँ आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं बच्ची की नेशनलिटी के लिए ऑन अ डिस्क्रेशनरी बेसिस, कि बच्ची की जो फ्यूचर है और उसकी टाइज़ हैं वो यहाँ यूके में है और इस वजह से उसको नेशनलिटी ग्रांट की जाए। अब यहाँ डिपेंड करता है होम ऑफिस डिस्कशन इस्तेमाल करती है या नहीं। हो सकता है होम ऑफिस इस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दे और कह दे कि नहीं, क्योंकि बच्ची के पास वीज़ा है, उसको नेशनलिटी की अभी ज़रूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 5-6 साल बाद और आप वेट कर लें। लेकिन अगर आप एक चांस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में फ़िक्र कर रहे हैं, अगर जब आपकी बच्ची ओवर 18 हो जाती है, अगर उसने हाफ लाइफ यहाँ यूके में गुजारी है, उसको वो स्टूडेंट फाइनेंस ज़रूर देंगे। सो इसलिए आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आज आखिरी सवाल आज के शो के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना भी चाहते हैं मुझे मिल सकते हैं। और जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ टाइप करें कामरान इजाज़, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई भी सवाल वहाँ पूछना चाहते हैं इन द कमेंट सेक्शन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीक तक मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम।